हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी लाइव क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, बताइए। तो यहाँ पर हम आइए देखेंगे कि शीत युद्ध क्या था और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे, और इसके अलावा कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे शीत युद्ध का अभिप्राय। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो, प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर कोई युद्ध नहीं हो रहा हो। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह जो स्थिति थी ये शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के अनेक प्रभाव पड़े, जिनको हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों में बांट करके इसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। इसके पहले इसका जो पहला सकारात्मक प्रभाव है वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। तो ये शीत युद्ध के कारण ही हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों महाशक्तियों, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, इनमें दोनों में जो शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और विकास हुआ। इसके तहत तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव था शीत युद्ध का, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन। यह है शीत युद्ध का दूसरा सकारात्मक प्रभाव। दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। और नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती अपने देश का आर्थिक विकास करना था। बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं रह सकता था, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई थी। तो इस सोच के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का उदय हुआ। और अगला पॉइंट है इसका सकारात्मक प्रभावों में प्रौद्योगिकी विकास। तो शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। तो ये हमने देखे शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव। और अब हम यहाँ पर देखेंगे शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस की जो पीडीएफ है ये चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और ज्योग्राफी, आप उन्हें लिंक भेजिए हमारे चैनल के। वहाँ पर यहाँ पर जो है वो इतने सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है विश्व का दो गुटों में विभाजन। ये नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है कि शीत युद्ध के कारण विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो गया तो दूसरा सोवियत संघ के साथ हो गया। इन दोनों गुटों के निर्माण से विश्व के देश जो है वो दोनों गुटों में सम्मिलित होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता करना पड़ रहा था। और जो किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुए उन पर अपने गुट में सम्मिलित होने हेतु दोनों महाशक्तियों द्वारा दबाव डाला गया। दूसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव था वो ये था कि सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई।
संयुक्त राज्य, पहली बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो एक गठबंधन बनाया था, अपने पक्षधर गठबंधन को पश्चिमी गठबंधन नाम दिया था और सोवियत संघ के जो पक्षधर गठबंधन थे उन्हें पूर्वी गठबंधन कहा गया। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में नाटो का गठन हुआ था और इसी प्रकार जो पूर्वी गठबंधन था सोवियत संघ के नेतृत्व में, उन्होंने भी फिर 1955 में अपना एक संगठन बनाया था, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों सैनिक गठबंधनों को शीत युद्ध के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट है तीसरा, सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। तो शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह नकारात्मक प्रभाव डाला कि इसके कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला था। और चौथा पॉइंट है निशस्त्रीकरण की असफलता। शीत युद्ध के निरंतर तनाव भरे वातावरण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। अस्त्रों की प्रतियोगिता ने इसे अप्रभावी बना दिया। तो हथियारों की होड़ बढ़ती गई और जो निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए वो सफल नहीं हो सके। ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव था शीत युद्ध का, क्योंकि अंदर एक डर बना रहता था, कभी भी जो है युद्ध होने का, हमला होने का खतरा बना रहता था। और पांचवा पॉइंट है भय और संदेह के वातावरण का जन्म। तो इस शीत युद्ध का ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है कि शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह के वातावरण का जन्म हुआ, जो शीत युद्ध की समाप्ति तक निरंतर बना रहा। और अंतिम इसका जो नकारात्मक प्रभाव था, परमाणु युद्ध का भय। जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था, इसी होड़ के कारण सोवियत संघ ने भी परमाणु अस्त्रों का विकास किया। इससे यद्यपि दोनों महाशक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित हुआ, लेकिन उनके बीच सैन्य स्पर्धा भी अत्यधिक बढ़ने लगी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय समस्त विश्व को यह लगने लगा कि दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन सौभाग्य से यह संकट टल गया। तो ये हमने देखा शीत युद्ध और उसका अर्थ, शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव और शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध निम्नलिखित कारणों से किया था। पहला था कि बांध निर्माण से प्राकृतिक जो नदियां और पर्यावरण था उस पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा था कि जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं वहां रह रहे गरीबों के घर बार, उनकी खेती योग्य भूमि, वर्षों से चले आ रहे कुटीर उद्योग धंधे पर भी बुरा असर पड़ता है। तीसरा था कि प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मामला उठाया जा रहा था। और चौथा पॉइंट लिखना है कि परियोजना पर किए जाने वाले व्यय में हेराफेरी के दोषों को उजागर करना भी परियोजना विरोधी स्वयंसेवकों का उद्देश्य था। और नेक्स्ट लिखना है कि आंदोलनकर्ता प्रभावित लोगों की आजीविका और उनकी संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को बचाना चाहते थे। वे जल, जंगल और जमीन पर प्रभावित लोगों का नियंत्रण या उन्हें उचित मुआवजा और उसका पुनर्वास चाहते थे। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को विस्तार से बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो लिखेंगे आप कि गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों के गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाया। ये दोनों महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते हुए विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए क्रियाशील रहने का आंदोलन है। यह उचित अथवा अनुचित का फैसला किसी गुट अथवा बड़े राष्ट्र के दबाव में न करके स्वविवेक से करता है। इस प्रकार गुट निरपेक्ष का अर्थ पृथकतावाद अथवा तटस्थता नहीं है, बल्कि गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से राष्ट्र हित के निर्णय लेने से है। तो दबाव में, किसी के दबाव में नहीं रहना, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय जो फैसले होते हैं वो कोई भी सरकार ले सके। ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की बात करेंगे तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था इसमें भारत की भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति लागू करने
का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के नेता जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर के गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा, तीन जो नेता थे विश्व स्तर पर, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के नेता जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया था। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया था। तो ये टोटल 5 हो गए। तो इन 5 नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने सदैव गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मान और समर्थन किया है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की खेमेबंदी से स्वयं को दूर रखा और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। तीसरा पॉइंट लिखना है कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय बनाए रखना। भारत ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों प्रतिद्वंदी गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि नव स्वतंत्र देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करना। तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में औपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया। इस प्रकार भारत ने नव स्वतंत्र देशों के समक्ष तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया। बेलग्रेड में 1961 में हुआ गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था 1961 का, तो यह सम्मेलन जो हुआ था उसमें 3 बातों पर बल दिया गया था। पहला था इन 5 देशों के मध्य सहयोग। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो स्थापना करता देश थे 5, उनके बीच में सहयोग पर बल दिया गया। साथ ही साथ शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय रूप से उदय। तो 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 नए अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में सम्मिलित हो चुके थे। तो ये तो हमने देखा गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें भारत की सक्रिय भूमिका। और अब है चौथा प्रश्न, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कारण बताइए। तो आप लिखना है कि शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने अपने आस पड़ोस में मदिरा या ताड़ी या तड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की। यह महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह आंदोलन महिलाओं ने शराब माफिया तथा सरकार दोनों के खिलाफ चलाया था। शराबखोरी से सर्वाधिक परेशानी महिलाओं को होती है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। परिवार में तनाव और मारपीट का वातावरण बनता है। तनाव के चलते पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से शराब विरोधी आंदोलन का प्रारंभ प्राय महिलाओं द्वारा ही किया जाता रहा है। अतः शराब विरोधी आंदोलनों को महिला आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो ये हमने देखे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और उसके उत्तर, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, महत्वपूर्ण जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए, नोट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।